नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं प्रदूषण में लिपटी सर्दी, सेहत पर वार। जैसे जैसे मौसम करवट बदल रहा है, ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही हवा में घुला जहर लोगों की सांसें छीन रहा है। धूल धुआं अब लोगों की सेहत पर कहर बनकर टूट रहा है। दिल्ली के 23 इलाके रेड जोन में पहुंच चुके हैं, जहां हवा में जहर घुल चुका है। दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ, फरीदाबाद, बस्ती, भिवानी और बागपत जैसे शहरों में प्रदूषण से लोगों की सेहत खराब हो रही है। धूल धुआं और हवा में फैले सूक्ष्म कण गले और सीने को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। अस्पतालों की ओपीडी मरीजों से भर चुकी है। खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, वायरल बुखार और निमोनिया के मामले तेजी से अब बढ़ रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा, सीओपीडी, बीपी व डायबिटीज के मरीजों के लिए यह मौसम बेहद संवेदनशील हो गया है। डॉक्टरों के अनुसार बदलते तापमान और प्रदूषण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है, जिससे मामूली लक्षण भी गंभीर रूप ले सकते हैं। जिला अस्पताल से लेकर निजी क्लिनिक तक सुबह से ही मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बाल रोग, त्वचा रोग, नेत्र रोग और मेडिसिन विभागों में भीड़ लगातार बढ़ रही है। बच्चों में निमोनिया, बुखार और एलर्जी के मामले सामने आ रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड तक फुल हो रहे हैं और लगातार प्रदूषण की वजह से लोग जो है वो बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। आज हम तमाम जनपदों की हकीकत जानने का प्रयास करेंगे कि इन जनपदों में प्रदूषण का आखिर हाल क्या है और विशेषज्ञों से भी इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल डॉक्टरों की प्रतिक्रिया इस पर हम सुना देते हैं आपको। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। मौसम जब चेंज होता है तो कई तरह के जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इम्यूनिटी भी व्यक्ति की वीक होती है, जिसकी वजह से उसको कई तरह की जो बीमारियां हैं वो लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसी क्रम में हमारे द्वारा जो है अस्पतालों को समय समय पर निर्देशित किया जाता है कि जितनी भी रेस्पिरेटरी इलनेस से संबंधित बीमारियाँ हैं, जैसे आपका यूआरआई हो सकता है, एलआरआई हो सकता है, आपका जो जितनी और जो बीमारियां हैं, फ्लूसिस वाली जो बीमारियां हैं, तो इनकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो उसके क्रम में जो है पूरी तैयारियां अपने अस्पतालों में रखें और जो भी इसके लिए आवश्यक दवाइयां हैं उनकी भी उपलब्धता सुनिश्चित करें। और अगर कहीं पे इस तरह की फ्लू केसेस की संख्या बढ़ती है तो उसके लिए अलग ओपीडी भी जो है एक अलग से संचालित करें, क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी होती है, इन्फेक्टिव होती है काफ़ी, तो एक दूसरे में फैलने का डर रहता है। तो उस अगर ऐसे केसेस बढ़ते हैं तो वहाँ पे अलग से ओपीडी भी संचालन किया जाना ज़रूरी है। और जितने भी जो मरीज़ आते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि जिनको फ्लू लाइक सिम्टम अगर आते हैं तो वो जब भी जाते हैं अस्पताल दिखाने या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाते हैं तो मास्क का उपयोग करें, जिससे कि अन्य लोगों को जो बीमारी फैलने का जो खतरा है वो कम से कम हो। दूसरा, मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहूँगा कि मौसम परिवर्तन हो रहा है तो पूरे कपड़े पहने, ठंड से बचें और गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें पीने के लिए। जो ठंडी चीज़ें, पेय पदार्थ हैं, उनका इस्तेमाल ना करें, उससे जो है आपकी संभावना होती है रेस्पिरेटरी इलनेस की, वो बढ़ जाती है। और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एस.एन. पांडे, मौसम वैज्ञानिक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़, चेस्ट स्पेशलिस्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही कई जिलों के संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक द्विवेदी, नोएडा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अन्य जनपदों से भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। अशोक, हम आपका रुख करेंगे। अशोक, नोएडा की अगर बात करें तो अब ये काफ़ी व्यस्त शहर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और लगातार निर्माण कार्य चलते रहते हैं। और प्रदूषण की अगर बात करें, सड़कों पर गाड़ियों का जो है, दिल्ली एनसीआर और नोएडा में गाड़ियों का अंबार रहता है। ऐसे में प्रदूषण का लेवल भी जो है वो लगातार नोएडा में बढ़ता नजर आ रहा है। और खासकर जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे प्रदूषण की मार बढ़ रही है और इससे
जो लोग जो है वो खासा प्रभावित हो रहे हैं। प्रदूषण जनित बीमारियों से लोग लगातार प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। अभी नोएडा का एक्यूआई लेवल क्या है और मौजूदा हालात क्या नोएडा के हैं, अस्पतालों की क्या स्थिति है, क्या प्रदूषण जनित जो बीमारियां हैं उससे अस्पताल लगातार मरीज पहुंच रहे हैं, वहां पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आ रही हैं? मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जैसे अक्टूबर माह की शुरुआत हुई है वैसे नोएडा का जो प्रदूषण लेवल वो करीब 250-300 पार कर चुका है। वही मैं आपको बता दूं, दिवाली के टाइम में जब पटाखे जलाए गए थे तो कुछ प्रदूषण लेवल जो है उछाल मारा था, करीब 450 के करीब नोएडा का प्रदूषण लेवल पहुंच गया था। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो प्रदूषण की जैसे जैसे बारूद की गंध खत्म होती जा रही है वहीं प्रदूषण लेवल में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी भी जो प्रदूषण लेवल है वो यहाँ का 300 पार है, यानी खतरे के निशान से प्रदूषण लेवल पार है। और वहीं अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने अपनी तैयारियां की थी कि दिवाली से पहले जो कंस्ट्रक्शन साइटें हैं उन पे जो नोटिस भेजा था कि कंस्ट्रक्शन साइट बंद कर दें, या जहां कच्चे रास्ते हैं वहां पे पानी का छिड़काव कराया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदूषण लेवल जो है वो नोएडा एनसीआर का जो है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। अभी 300 जो पार है वो प्रदूषण से ऊपर है। बताया जा रहा है काफी जो है जटिल स्थिति है, जिसमें यहाँ पे जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे सुबह सुबह उनमें भी कमी देखी गई है। बहुत से लोग हैं वो घर में रहना पसंद कर रहे हैं क्योंकि प्रदूषण लेवल जो खास करके बुजुर्ग और बच्चे हैं उन पर ज्यादा अटैक कर रहा है। जो जैसे हार्ट के पेशेंट है या अस्थमा के मरीज हैं उनके लिए प्रदूषण लेवल जो है उनके लिए ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं सुबह सुबह। और कहीं ना कहीं देखा जाए मनोज, अभी जब सुबह होती है तो कहीं आसमान में जो है वो सफेद चादर देखी जाती है प्रदूषण की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का सबसे ज्यादा जो व्यस्त शहर है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक की वजह से जो है अगर कहा जाए तो प्रदूषण लेवल, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है यहाँ का जो प्रशासन है वो अपने स्तर से काम कर रहा है। लेकिन प्रदूषण लेवल जो है वो भी अभी जानलेवा ज्यों का त्यों बना हुआ है मनोज नोएडा। हाँ बिल्कुल अशोक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ मनीष तिवारी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। मनीष, हम आपका रुख कर रहे हैं। मनीष, राजधानी लखनऊ भी व्यस्ततम शहरों में आता है। प्रदूषण की अगर बात करें लखनऊ की अभी मौजूदा स्थिति में क्या है? त्योहार के बाद हालांकि प्रदूषण का जो लेवल था, एक्यूआई लेवल बढ़ा था, अब बताया जा रहा था कुछ जो है एक्यूआई लेवल सामान्य नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे सर्दियों का मौसम जो है बदल रहा है वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर भी कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ में एक्यूआई लेवल किस स्तर पर है और लोग जो है इससे कितना प्रभावित होते नजर आ रहे हैं? मनीष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? इस प्रकार से पॉल्यूशन को जो है बढ़ते हुए देखा जाता है। अगर लखनऊ के बात की जाए करीब जी मनीष अपनी बात कंप्लीट करिए। जिस प्रकार से देखा जाए लखनऊ का दीपावली के मौके पर हर साल इस प्रकार से जो है पॉल्यूशन जो है बढ़ता है और जिस प्रकार से फिर बढ़ता हुआ देखा गया जब दीपावली के मौके पर। लेकिन जिस प्रकार से जो आतिशबाजियाँ थी उसके बाद जो है डॉक्टरों के द्वारा गाइडलाइंस भी जरूर जारी की गई थी कि जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं वो जो है अपने घरों से कम बाहर निकलें, जब बहुत ज़रूरी काम हो तभी उनको वो बाहर जाएं। और अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में इस समय आँखों की मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही। आँख में जिस प्रकार से छोटे बच्चों के या बुजुर्गों के आँख में जलन देखने को मिल रही है वो एक समस्या इस समय बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से। दूसरे अगर हम बात करें तो उसके इस वक्त की बात करें, आज की बात करें, जो पॉल्यूशन जो लेवल जो है करीब IQ लेवल जो है 180 के आसपास है। आइए हम यहाँ की कुछ तस्वीर दिखाते कि यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से धुंध छाई हुई है। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल कोहरे का मौसम है। बादल सुबह से ही अभी सूर्य भगवान के जो है दर्शन तक लोगों को देखने को नहीं मिले। तो कहा जाए कि जिस प्रकार से ये कोई फॉग नहीं है, फॉग ये सिर्फ एक पॉल्यूशन की वजह से जो है पूरा जो है ये अंधेरा सा लखनऊ में छाया हुआ है और जिसकी वजह से जो है काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, आंखों में जलन हो रही, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको सांस लेने में भी इस समय दिक्कत है। तो कहा जाए जिस प्रकार से जो एक उम्मीद की जा रही थी कि दीपावली के 1-2 दिन लोगों ने जो है पॉल्यूशन को से परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे जब हवा चली थी तो हवा चलने के बाद जो है लोगों को राहत मिली थी। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि आज सुबह से ही लगातार जो है ऐसी धुंध छाई हुई है, जैसे लग रहा है पूरे
मौसम में जो है फॉग है और इसको देखते हुए बच्चे भी परेशान हैं। जो जिन बच्चों का स्कूल भी खुल चुके हैं उनको स्कूल भी जाना था, लेकिन ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अभी देखा जाए डॉक्टर अभी भी यही कह रहे हैं कि घरों से बच्चे और बुजुर्ग को खास तौर से इस पे ध्यान देना है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है इस वक्त जो है उनको जरूर देखना है। हालांकि कल 29 को जो है बारिश बताई जा रही कि बारिश होगी। अगर बारिश हो जाती है 29 को तो उसके बाद लोगों को राहत मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद मिल सकती है। जी ठीक है मनीष, आप जुड़े रहिए हमारे साथ डॉक्टर एस.एन. पांडे जी जुड़े हुए मौसम वैज्ञानिक है। डॉक्टर एस.एन. पांडे, हम आपका रुख करें। डॉक्टर एस.एन. पांडे, अभी दिवाली का त्यौहार गुजरा है, इसके बाद कहीं ना कहीं पटाखों के धुएं से प्रदूषण की बात कही जा रही थी, लेकिन कुछ अब उस प्रदूषण में कमी आई है। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, ठंडक बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है और इस प्रदूषण जनित बीमारियों से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। आंख, त्वचा, फेफड़े से संबंधित जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस प्रदूषण की मूल वजह क्या है? सर्दियां बढ़ने की वजह से यह पोल्यूशन हो रहा है या जो मानव जनित प्रदूषण है, धूल, धुआं, गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों का धुआं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा हमारा वेदर का फैक्टर होता है जी। थर्मल इन्वर्जन हो जाता है। थर्मल इन्वर्जन का मतलब होता है कि जैसे जैसे तापमान हमारे गिरते हैं, ठंड शुरू होती है, तो जो गर्म हवा होती है और हमारे उसके बीच में फंस जाती है और इसी गर्म हवा की एक परत बन जाती है और इस पर सारे प्रदूषक और ग्रीन हाउस गैसेज, हमारे धूल के कण सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये और यही चीज जो गर्मी में होती है, तो गर्मी में ये गर्म हवा होती है, ऊपर ब्रॉडकास्ट हो जाती है और प्रदूषण कम हो जाता है। तो एक तो हवाओं की गति कम होना, इसके बाद सर्दियों में बारिश कम होना, ये सारे कई हमारे फैक्टर हैं जो वेदर से संबंधित हैं। अब जैसे उत्तर पश्चिमी हवाएं जैसे कल से चली, तो उससे क्या हुआ कि हमारा पूरा उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, इन सब जगह प्रदूषण कम हो गया। और जब जब उत्तर पश्चिमी हवाएं आती हैं तब तब प्रदूषण कम हो जाता है और जैसे उत्तर पश्चिमी हवाएं की गति कम होती है वैसे प्रदूषण बढ़ जाता है। इसके बाद आप देखिए, हमारे यहाँ वाहनों का धुआं निकलता है, औद्योगिक उत्सर्जन होता है, हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं और इसके बाद जो है जो हमारा उत्तर का पश्चिमी इलाका है, दिल्ली है और राजस्थान है, पंजाब है, यहाँ पर हम पराली भी जलाते हैं किसान हमारे। अब वो थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, जलाना बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जलाते हैं। पराली जलाने से भी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे जितने भी शक होते हैं हम लोग घरों का देते हैं, लकड़ी जलाते हैं और इसके बाद बड़े निर्माण भी हो रहे हैं, जैसे कहीं मेट्रो बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं, तो इन सब भी और प्लास्टिक भी जलाते हैं हम लोग। जहां तक देखिए कूड़े में प्लास्टिक होती है वो भी जला देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कारण सर्दियां जैसी बढ़ती हैं तो जो ठंडी हवा नीचे रुक जाती है और उसमें ह्यूमिडिटी भी होती है, नमी होती है, तो नमी के ऊपर सारी जितने भी हमारा प्रदूषक होते हैं, चाहे ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, धूल होती है, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये भी कारण होता है, लेकिन मानव जनित तो कारण है ही कि हम पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं। उसी के साथ और जो हमारा ये वैज्ञानिक रूप से उसको हम थर्मल इन्वर्जन कहते हैं, वो हो जाता है में, जिससे प्रदूषण बढ़ जाता है। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में बादल छाएंगे, तो बादल छाने के साथ साथ थोड़ी नमी बढ़ेगी, लेकिन अगर उत्तर पश्चिमी हवाएं आती रही तो प्रदूषण कम होगा। इसके बाद बारिश होने की भी संभावना है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कृत्रिम बारिश भी कराई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कृत्रिम बारिश तभी होती है जब बादल होते हैं और बादलों में भरपूर नमी होती है। जैसे कल ट्रायल हुआ, वो ट्रायल हमारा असफल हो गया क्योंकि बादल नहीं थे, बादल थे भी तो उनमें भरपूर नमी नहीं थी। तो बादलों में भरपूर नमी जब होती है तो उसके बाद हम कृत्रिम बारिश भी कराते हैं, तो वो संभावना बनी रहती है। तो आगे बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में तो बहुत अच्छी है और बिहार में भी है और कई सिस्टम इस समय बने हैं। अगर ये सारे सिस्टम इंटरकनेक्ट हो जाते हैं तो बारिश की गतिविधियां दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड तक बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो अगर ये स्थितियां आगे आने वाले दिनों में बनती है तो निश्चित रूप से प्रदूषण कम हो।
ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ शिव नारायण संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए हैं। शिव नारायण, आपका रुख करेंगे। देहरादून की अगर बात करें, AQI लेवल देहरादून का क्या है? देहरादून में प्रदूषण से लोग कितना उनको दो चार होना पड़ रहा है? अस्पतालों में इस प्रदूषण जनित जो है बीमारियों का कितना प्रभाव देखा जा रहा है? शिव नारायण। मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से AQI की बात करें तो AQI यहाँ पे 168 है, जो कि स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इससे भी स्वास्थ्य को काफी नुकसान पहुंच सकता है। और बात करें प्रदूषण की, तो यहाँ पे भी प्रदूषण जो दिवाली के बाद जो त्योहार थे, लगातार त्योहार थे, उसमें जो आतिशबाजी की गई थी, उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हुआ था, जो यहाँ की जो आबो हवा खराब हुई थी, वो काफी नुकसानदायक थी। लेकिन जिस तरीके से AQI एकदम बढ़ा था, उस घट करके अब कम हो गया है। लेकिन वो जो वर्तमान में जो AQI है, वो भी जो 168 है, वो भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ये डॉक्टरों का भी कहना है। और साथ ही यही बताना चाहूंगा जी, यहाँ पे लोग हैं वो भी उसको लेकर के काफी परेशान हो। इन दिनों में कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं, आंखों की जलन हो या जो स्क्रीन से संबंधित जो बीमारियां वो शुरू हो जाती हैं। अस्थमा और जो हार्ट अटैक के जो मरीज हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर जो प्रशासन है, उन्होंने पहले ही अपने जिले के देहरादून जिले के जो अस्पताल है, उनको निर्देश कर दिया गया है कि लोगों को जागरूक भी करे और साथ गाइडलाइंस भी बनाए कि किस तरीके से बच्चे हैं, उनको कैसे उनका ख्याल रखना है। उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको बताना है कि बच्चों का ख्याल किस तरीके से रखना है। और जो ये सर्दियां हैं, बदलता मौसम है, इनसे इनको कैसे बचाना है। जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी ये जो गाइडलाइन है वो भी बता दी गई है कि किस तरीके से उनका ख्याल रखना है, क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि बदलते हुए मौसम और जो पॉल्यूशन जो बढ़ता है, इससे जो ऊपर जो नमी हो रहती है और नीचे जो गर्म हवा होती है, बीच में जो परत बन जाती है, उसी को लेकर के गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। और साथ ही साथ जो हर मौसम में जो दिवाली के बाद जो एकदम पोल्यूशन बढ़ता है, उसके बाद में और बदलता मौसम, सर्दियां चालू हो जाती हैं, तो उसको लेकर के काफी यहाँ पे जागरूक भी हैं। और जिस तरीके से यहाँ की मौसम की बात करें तो आज मौसम काफी खुला हुआ है, धूप भी निकली हुई है। लेकिन जो ठीक है शिव नारायण, आपकी बात आ गई। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ भी जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। हम आपके पास आएंगे, उससे पहले हमारे संवाददाता जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद की अगर बात करें, औद्योगिक शहर है और काफी ये जो शहर है न सिर्फ औद्योगिक है, बल्कि अगर इसकी बात करें तो गाड़ियों का, सड़कों पर गाड़ियों का यहाँ पर जाल देखा जाता है। और प्रदूषण के लेवल की बात करें तो गाजियाबाद में अक्सर सर्दियों के समय में 300 के आसपास AQI लेवल पहुंच जाता है। अभी मौजूदा समय में AQI लेवल क्या है? प्रदूषण जनित जो बीमारियां हैं, उससे लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं? अस्पतालों में लोगों को जब लोग पहुंच रहे हैं तो वहाँ किस तरीके के इंतजाम नजर आ रहे हैं? क्योंकि अब सर्दी की तरफ मौसम बढ़ रहा है, बदल रहा है, वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ रहा है, लोग प्रभावित हो रहे हैं। देखिए मनोज, आपको बता दें कि जिस समय गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं प्रदूषण को लेकर, तो खतरनाक स्तर को भी पार कर चुका है। गाजियाबाद का AQI लेवल आज 303 के लगभग है। और वही गाजियाबाद का जो लोनी क्षेत्र है, वहां पर 323 AQI दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गंभीर हालात गाजियाबाद के प्रदूषण को लेकर है। सड़कों पर उड़ती धूल, अवैध फैक्ट्रियां, तमाम ऐसे कारण हैं जिन कारणों से लगातार यहाँ पर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। अभी हालांकि सर्दी नहीं पड़ी है और धुंध यहाँ पर अभी नहीं पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लगातार AQI का स्तर बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन को भी चिंता होना शुरू हो चुकी है। तमाम तरह के ग्रेप की बात करें तो वो भी अब यहाँ पर लागू किए जाएंगे। हालांकि अभी सर्दी के जो प्रभाव है वो कम है और धुंध भी कम है। धुंध और सर्दी होने पर यहाँ पर जो AQI स्तर और बढ़ने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उनमें बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा है, जिनको खांसी, जुकाम, ऐसी तमाम समस्या हो रही है। महिलाओं हो या युवा हो, उन्हें भी बुखार की समस्या, डेंगू और मलेरिया, टाइफाइड जैसी तमाम समस्याएं यहाँ अब लोगों को, आम जो लोग हैं उनको बढ़ती जा रही है। और लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आबो हवा खराब होने के कारण लोगों को काफी समस्या सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों की बात करें तो अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई है जिससे कि प्रदूषण स्तर घट सके या लोगों को राहत मिल सके। बिल्कुल योजनाएं तो हमारे यहाँ, योजनाएं तो जयवीर हमारे यहाँ जब समस्या आकर सर पर खड़ी हो जाती है तब योजनाएं बनना शुरू होती हैं। यह बात आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेस्ट विशेषज्ञ हैं। राजीव कक्कड़ जी,
अभी सर्दियों की शुरुआत ही हुई है और तमाम ऐसे जो जगह हैं, दिल्ली, गाजियाबाद और तमाम नोएडा, ऐसे जो जनपद हैं जहां पर एक्यूआई लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। सर्दियां जैसे जैसे बढ़ेंगी ये स्तर और लगातार बढ़ेगा। अभी तक हालांकि प्रशासन क्या तैयारी कर रही हो अलग बात है, लेकिन लोग इससे अभी से प्रभावित होना शुरू हो गए हैं। आगे और भी समस्या बढ़ने वाली है। किस तरीके से लोग अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, घर से अगर निकलें तो क्या उनको करना चाहिए, क्योंकि मजबूरी है, लोगों को निकलना तो पड़ेगा ही। देखिए, बात बिल्कुल सही है। जब हम लोगों की दिवाली शुरू होती है, चेंज ऑफ सीजन है, तो केवल ये कहें कि पटाखों से ही केवल हमारा पोल्यूशन हो रहा है, वो बात नहीं है। क्योंकि देखा गया है जब दिवाली के 24 से 48 घंटे के बाद में जो दिवाली के द्वारा उत्पन्न हुआ पोल्यूशन है वो नीचे चला जाता है। जो और पोल्यूशन है, जो और कारण जो अभी तक डिस्कस हुए वो है, उसके ऊपर अभी हम नहीं जा रहे हैं। जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं वो 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे फेफड़े में जाकर के उसको नुकसान पहुंचाते हैं। एक जो 7.5 टू 10 माइक्रोन होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये हैवी मेटल्स पार्टिकल होते हैं कि केवल नाक में आकर रुक जाते हैं, लेकिन ये डैमेज करते हैं। कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं, वो नुकसान करते हैं। 7.5 टू 5 माइक्रोन केवल सांस की, बड़ी सांस की नलियों में फेफड़े तक जाते हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। उसके ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन सांस के मरीजों में, सीओपीडी के पेशेंट और जो और दिक्कतें होती है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको दिक्कत होती है। वहां पे स्वेलिंग आ जाने से इम्यूनिटी कम हो जाती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे निमोनिया है और बैक्टीरियल है, वायरल इन्फेक्शन है, की दर बहुत बढ़ जाती है। स्पेशली वो लोग जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं। बच्चों का सांस तंत्र ज्यादा मजबूत नहीं होता है, उसमें कार्टिलेज नहीं होती है, फेफड़े छोटे होते हैं। थोड़ा सा भी इन्फ्लेमेशन पोल्यूशन के द्वारा होता है, उसकी सांस की नली को पूर्णतः संकुचित कर देता है, सांस का अटैक पड़ता है, जो अक्सर केवल सांस न फूल करके खांसी के माध्यम से, अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चों को खांसी आती चली जाती है, और कभी कभी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और चूंकि सांस की नली में सूजन आती है, उसकी वजह से वहां पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं, निमोनिया तक डेवलप हो जाता है, उनको वेंटिलेटर पे भी डालने की जरूरत पड़ती है। वो लोग जिनको प्रेगनेंसी है वो ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनको हार्ट, किडनी ट्रांसप्लांट या लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, हार्ट के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, या जो लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड्स या इम्यूनो सप्रेसेंट पर है, उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन और इस तरह के से दिक्कत बढ़ जाती है। हार्ट के पेशेंट में अगर पोल्यूशन का प्रभाव होता है, उसमें सूजन पैदा करने वाले तत्व ज्यादा होते हैं, हार्ट की धमनियों पर सूजन आती है, उसमें हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी से इन लोगों को दिक्कत होती है। तो ये लोग ज्यादा, इनके ऊपर करीब करीब बॉडी के सारे ऑर्गन है जिस पे प्रभाव करता है। हम लोग बात कर रहे थे जो साइज, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज के ऊपर हम बात कर रहे थे। अब उसके बाद 2.5 माइक्रोन पर आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं जी। वो माइक्रोन जा करके लंग के पेरिफेरल एयर, जहां एल्वोलाई होती है, जहां ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, लास्ट में जाकर के डिपॉजिट होते हैं, वहां पे डैमेज करते हैं। तो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के ब्लड में नहीं जा पाती है, स्वेलिंग होती है और सांस का अटैक पड़ जाता है। कुछ पार्टिकल जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, वो होती है 2.5 माइक्रोन से कम होते हैं। ये फ्यूम्स की तरह हवा में घुल करके ये हवा की तरह जाते हैं और बीच में जो एल्वोलाई होता है क्रॉस करके ब्लड में चले जाते हैं, और ब्लड में जाके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। ये सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। वो न केवल फेफड़े को, बट फेफड़े के बाहर जो और ऑर्गन्स है उनको भी डैमेज करते हैं। इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। और पोल्यूशन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, उसकी खासियत ये होती है कि ये ब्लड में ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, ऑक्सीजन को हटा करके हीमोग्लोबिन से चिपक जाता है, तो ऑक्सीजन बॉडी में होते हुए भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इस तरह के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसमें कुछ कार्सिनोजेन यानी कैंसर प्रोड्यूस करने वाले, कुछ होते हैं जो इन्फ्लेमेशन, सूजन पैदा करते हैं, कुछ होते हैं जो सांस के तंत्र को पूर्णतः डैमेज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्यूम्स के माध्यम पे जाके ब्लड में घुल के पूरे बॉडी में जाकर के उनको करते हैं इरिटेबिलिटी, आंखों में जलन, स्किन के ऊपर प्रभाव, और जो वाइटल ऑर्गन के बारे में बताया है उनको डैमेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे समय इजाजत नहीं देता है। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर एस एन पांडे जी आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।